नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का। उत्तराखंड के महासंग्राम में उत्तराखंड में बीजेपी तय कर चुकी है कि सीएम धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। चंपावत से बीजेपी के वर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी सीएम धामी के लिए सीट खाली कर अपना इस्तीफा बीजेपी हाईकमान और विधानसभा अध्यक्ष को सौंप चुके हैं। माना जा रहा है कि चंपावत में सीएम धामी को जनता का अपार समर्थन मिलेगा। आपको बता दें कि 12 से ज्यादा विधायक सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार थे, जिनमें कुछ कांग्रेस के विधायकों ने भी धामी के लिए सीट छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन चंपावत के कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया और सीएम के मुताबिक वो चंपावत से चुनाव लड़कर चंपावत को नए विकास के आयाम तक ले जाने चाहते हैं। आपको बता दें कि पुष्कर पर प्यार की पुष्प वर्षा कर रही है और सीएम धामी को जनता का अभी से अपार समर्थन भी मिल रहा है। बीजेपी चंपावत में पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, जिसको देखकर ये लगता है कि चंपावत से उपचुनाव में सीएम की जीत पक्की है। वहीं गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस में हाल ही में नए कप्तान और नए नेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी हुई है, तब भी गुटबाजी सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी में कई कांग्रेस के विधायक नजर रहे और वो इसलिए रहे क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करके कप्तान और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जिसके चलते कांग्रेस विधायकों की नाराजगी बाहर आई थी। कांग्रेसी विधायक हरीश धामी ने तो सीएम के लिए सीट तक खाली करने की बात कह डाली थी। अब उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और यह नए कप्तान और नए नेता प्रतिपक्ष का पहला इम्तिहान है, जो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नए कप्तान और नए नेता प्रतिपक्ष दोनों के लिए चुनौती भी। अंतर्कलह से जूझ रहे कांग्रेसी नेता की संभाल कर पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है और नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी में गुटबाजी के चलते अपनी साख बचानी भी पड़ सकती है। कहीं ऐसा न हो कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ जाएं। बहरहाल कांग्रेस के नेता आज भी पार्टी में गुटबाजी को नकार कर सीएम धामी के सामने जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुष्कर पर पुष्प वर्षा को कांग्रेस रोक पाती है या नहीं। वो इतना स्नेह और इतना प्रेम मुझे दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि ये हमारा चंपावत क्षेत्र आने वाले समय में भारत के मानचित्र में इसका एक स्थान हो। हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्यानिकी का क्षेत्र हो या ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा प्रयास हो। चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, हम नए नए अवसर यहाँ के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है। ये मेरे लिए कोई नया क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि मेरा बचपन यहीं सब में बीता है, यहीं बीता है। इसलिए अनेकों स्थानों से बहुत सारे अन्य विधायक साथियों के भी प्रस्ताव आए थे, उस क्षेत्र के लोगों का भी आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा गोरखनाथ, बाबा गोलजू, हमारे माँ पूर्णागिरी, माँ बहराई, हिंगला देवी, सारे देवी देवताओं का यह आदेश हुआ। उन्होंने ही, मैं समझता हूँ कि यहाँ क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए मुझे यहाँ। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में 4 मुख्यमंत्रियों को उपचुनाव से होकर गुजरना पड़ा है। एनडी तिवारी जी, बीसी खंडूरी जी, विजय बहुगुणा जी और हरीश रावत जी। और सौभाग्यवश चारों ही मुख्यमंत्रियों ने जीत भी हासिल की थी। हालांकि 5वें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हिम्मत नहीं कर पाए थे और उससे पहले ही उन्हें उनकी सीट से हटा दिया गया था। अब पुष्कर सिंह धामी जी के लिए चंपावत से सीट खाली हुई है और रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस बार यह रिकॉर्ड भी टूटेगा कि हमेशा मुख्यमंत्री उपचुनाव को जीतते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी की दूसरे कार्यकाल की जिस तरह से शुरुआत हुई है और उसके बाद सरकार का नकारापन सामने आने लगा है, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जनता उन्हें एक बार फिर अस्वीकार करेगी। पूरे प्रदेश में वनाग्नि की ज्वलन समस्या है, बिजली कटौती बढ़ गई है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी पर सरकार ने कोई शुरुआती कदम नहीं उठाए हैं, महंगाई पर सरकार ने कोई शुरुआती कदम नहीं उठाए हैं। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ये सब मुद्दे हैं जो चंपावत में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी की हार का कारण बनेंगे। जिस तरह से पिछले 5-6 महीने के कार्यकाल के बाद जनता ने उन्हें अस्वीकार किया था, एक बार फिर वही खटीमा का इतिहास चंपावत में दोहराया जाएगा।
तो उत्तराखंड में चंपावत की जनता पुष्कर धामी पर पुष्प वर्षा करने की तैयारी कर रही है और उनको अपार समर्थन भी दे रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। दिनेश शक्ति त्रिखा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद है, संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, और इसी के साथ सूरज सिंह नेगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी संजीव वर्मा जी। अब जिस तरीके से चंपावत से चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है और वहां के विधायक ने पूरे तरीके से अपना इस्तीफा भी कल सौंप दिया है, जिसको लेकर चंपावत में कल दौरा किया सीएम धामी ने वहां का, और वहां पर जनता ने उनको अपार समर्थन भी देते नजर आई। मुस्कान जी, देखिए जैसे आपने कहा है कि और हम भी यही कह रहे हैं कि पुष्कर पर पुष्प वर्षा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से चंपावत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये चंपावत की जनता का सौभाग्य मैं समझता हूं, क्योंकि उनके वहां का प्रतिनिधित्व करने से वहां के जो विकास की अपार संभावनाएं वो बढ़ेंगी, और जिस प्रकार से चंपावत को नई नई योजनाएं और परियोजनाएं उनका लाभ वहां की जनता को मिलेगा, साथ ही वहां के चंपावत की जो जनता है वो उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अपार प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर विधानसभा में भेजेंगे और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। तमाम जनता का और तमाम कार्यकर्ता पूरे हर्ष और उल्लास में है कि किस प्रकार से हम इस जीत के आंकड़े को एक मैक्सिमम टारगेट जो है हम उससे भी बियॉन्ड टारगेट हम इस जीत को दर्ज कराने का काम करें। और मैं सोचता हूं यह चुनाव चंपावत के लिए टर्निंग पॉइंट भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे टूरिज्म के क्षेत्र में अपार भावनाएं बढ़ेंगी, साथ ही जो विकास की तमाम परियोजनाएं जिनकी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उन सभी योजनाओं का लाभ भी वहाँ की जनता को मिलेगा, जिससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, वहाँ की आर्थिकी को पंख लगने का भी मैं सोचता हूँ एक बड़ा काम होगा। ठीक है, सूरज सिंह नेगी जी, फिलहाल कांग्रेस में इसको लेकर आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी और अंतर्कलह लगातार जारी है, किस तरीके से कांग्रेस चंपावत की पारी को जीतने की कोशिश कर रही है? देखिए, कांग्रेस में सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि कोई अंतर्कलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत कहीं पर है भी तो हर पार्टियों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। और जहां तक चंपावत का चुनाव है, वहां के विधायक जी ने इस्तीफा दिया है और मुख्यमंत्री जी वहां से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर वहां पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, दमदार तरीके से चुनाव मैदान में उतरेगी और चुनाव जीतने के लिए जो है मैदान में उतरेगी। जहां तक धामी जी का प्रश्न है, तो धामी जी का जो दूसरा कार्यकाल है वो बहुत ही निराशाजनक शुरुआत उसकी है, क्योंकि एक हारे हुए जो कैप्टन हैं उनको कैप्टन की जिम्मेदारी दे दी है, और उनका जो वो पता नहीं किस भय से ग्रसित हैं, जिस प्रकार से एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में उनको आगे आना चाहिए था और उनके निर्णयों में कोई जोश होना चाहिए था, वो तेज उनके निर्णयों में कुछ होना चाहिए था, उनका कार्यकाल जो है युवा जोश के साथ आगे आना चाहिए था, उस प्रकार से कहीं कोई दिख नहीं रहा है। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 24 घंटे आपको बिजली देंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया। आज देखिए कि बिजली की कितनी कटौती हो रही है। आज बिजली कटौती से जो है छात्र परेशान हैं, परीक्षाएं सिर पर हैं, और जो है बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किसान परेशान है, उद्योगपति परेशान है।
तमाम प्रकार से जो है लोग इनकी बिजली कटौती से परेशान है और लग नहीं रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज है। कानून व्यवस्था का मामला हो या महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कहीं पर भी जो है ये ऐसा संदेश देने में मुख्यमंत्री जी सफल नहीं है कि वो एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर, ऊर्जावान मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कि चंपावत में भी खटीमा का इतिहास जनता दोहराएगी और नकार देगी सरकार के मुखिया को, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। इसलिए जो है कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और जीत के लक्ष्य को लेकर जो है चुनाव लड़ेगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ संजीव जी, आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। पहले स्टार्टिंग कमेंट हो जाए आप सभी का, उसके बाद चर्चा एक बार फिर से करेंगे। ठीक है सूरज सिंह नेगी जी, दिनेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से सूरज सिंह नेगी जी ने कहा कि किसी भी तरीके की कोई गुटबाजी, कोई अंतर्कलह कांग्रेस में नहीं है, और मैंने बार बार यही जिक्र किया है कि जो ये अंतर्कलह है इसको कांग्रेस बार बार दरकार, इसको कह सकते हैं कि नजरअंदाज कर रही है कांग्रेस, क्योंकि जब कप्तान और नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे उस समय जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली थी, हाल ही की बात है वो, तो उससे पहले तो क्या ही जाए। मैडम जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। जो कि सूरज सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, ये बात किसी हद तक तो हम मान सकते हैं, सिर्फ 15-20% तक, क्योंकि नई ताजपोशी के बाद गुटबाजी में कुछ कमी तो आई है। तो महाराज जी का काम करने का जो तरीका है अध्यक्ष जी का, जैसे कि वो कहते हैं कि मैं 13 जिलों के अंदर युवाओं को जोड़ूंगा और युवाओं के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करूंगा, वो लगभग 10-15% दिखाई दे रहा है। बाकी रही धार्मिक का चंपावत से इलेक्शन लड़ने के बाद, चंपावत से इलेक्शन लड़ना धार्मिक के लिए कोई आसान काम नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि सूरज सिंह जी ने कहा, लोग की बात से 50% सहमत हूँ, क्योंकि चंपावत जाने के लिए ना तो रोड ठीक है, ना वहाँ रास्ते ठीक है, ना वहाँ बिजली की समस्या जो है वो सुधारी गई है, और ना ही धार्मिक का अपना वहाँ पर कोई मत मौजूद है। आपको याद होगा कि आज से 3-4 बार पहले जो डिबेट हुई थी, तो उसको अगर ये हुआ था कि गरीब सैन से धार्मिक इलेक्शन लड़ेंगे, मुझे गठबंधन जो है वो ठीक छोड़ेगी। उस वक्त भी मैंने यही कहा था, और धार्मिक जी ने भी यही कहा था कि मैं गढ़ी कैंट का रहने वाला हूँ, मेरा बचपन जो है गढ़ी कैंट में बीता है। ये सरासर झूठ था, क्योंकि धार्मिक जी कभी गढ़ी कैंट में रहे नहीं, सिवा कुशारी जी के तहत, जिसमें कुशारी जी चीफ मिनिस्टर से, तब ये गढ़ी कैंट में रहे। अब जब चंपावत की बात आई तो धार्मिक जी ने ये कहना जुमला मारना शुरू कर दिया कि मैं तो चंपावत का बचपन से रहता था, चंपावत में मैं ये करता था, ये करता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन के मुद्दे के ऊपर बात कीजिए, महंगाई को कम कीजिए, बेरोजगार को कम कीजिए। आपके कुमायूं के अंदर डेली मुझे कहना नहीं चाहिए, जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ की जनता क्या देखेगी, क्या सोचेगी कि चीफ मिनिस्टर साहब इलेक्शन लड़ने के लिए तो चंपावत भी आ गए, लेकिन जो युवाओं के अंदर सोच, लेकिन ताल हल दोड़ा नहीं, रुद्रपुर जैसे शहरों के अंदर जिस तरीके से बलात्कार छोटे छोटे 13 साल 14 साल बच्चों के साथ हो रहा है, शादीशुदा औरतों के साथ हो रहा है, ये भी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अंदर भी कानून की जरूरत है, सरकार को भागीदारी होनी चाहिए सुधारने के लिए। इसको सुधार कीजिए ताकि कि भारतीय जनता के लिए आपसे इच्छा जागे, आपके लिए अच्छी बात करें। महंगाई की बात करते हैं तो हमारे वर्मा जी प्रवक्ता जी ये बोलते हैं भाजपा के कि अदरक तो 40 रुपए किलो है, मैं कल ही खरीद के लाया था। अरे यार मुझे एक बात बताओ वर्मा जी, अदरक कौन खाता है? अदरक सिर्फ सब्जी के अंदर 5 ग्राम या 10 ग्राम डाली जाती है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए।
आप बार बार ये कह 40 रुपए किलो कह रहे 40 रुपए किलो किसके लिए है? ये भी आपके नेताओं के लिए है जो जिनका पेस्ट बना के बैठेगा मार्केट के अंदर। चलो वो छोड़िए, आप महंगाई के ऊपर तो काम नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पे काम नहीं करना चाहते, बिजली व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाहते। दिनेश जी, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं या कांग्रेस के अगर सुनो तो है तो बड़ी अच्छी बात है, जनता के लिए फैला हुआ, बच्चों के एग्जाम चल रहे, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन तो राइटिंग क्या करेगा आदमी। ठीक है दिनेश जी। मैडम, मेरा कहने का मतलब ये है कि वाली बात जो बढ़ाई जा रही है, जो कही जा रही है, जो 50% हो भी सकती है। अगर भाजपा इसको नजरअंदाज करेगा तो इसको हर का मुंह 100% देखना पड़ेगा। ये आने वाला टाइम आप सामने आएगा। अभी तक मैंने 5-6 आपके किए, 5-6 के अंदर बोली है, वही चीज सामने आई है। अगर इस बात को ये नजरअंदाज करते हैं और वर्मा जी अपने अकड़ में या भाजपा अपनी अकड़ में रहती ठीक है दिनेश जी, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। संजीव जी, ये आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे हैं दिनेश जी को कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप बात करिए ना, उन्होंने जो सवाल पूछे आप उन पर बात रखिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो साफ कहिए, इस तरीके के आरोप मत लगाइए प्लीज। मुस्कान जी, दिनेश इस तरह की बातें करते हैं, आप बिल्कुल 100% प्रो कांग्रेस बात करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा। आप 100% प्रो कांग्रेस बात करते हैं और आप सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को और हर समय कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो अब सरकार है तो सरकार से तो सवाल होंगे ही ना। अरे, स्वतंत्र पत्रकार का जिम्मेदारी ये होती है सरकार को भी आईना दिखाए। जी मैं सुन पा रही हूँ, आप अपनी बात रखें। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। नेगी साहब, कांग्रेस के पक्ष में अगर बोलते हैं कोई भी पत्रकार तो बीजेपी की तरफ से बात आती है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन सरकार से सवाल करना तो लाजमी है, वो बात ठीक है। लेकिन जिस तरीके से दिनेश जी ने कहा, कांग्रेस को कहीं ना कहीं तो मंथन करने की जरूरत है। आपके जब आपने अध्यक्ष चुना, नेता प्रतिपक्ष चुना उत्तराखंड का, उस समय पार्टी के कई नेता ऐसे थे, कई विधायक ऐसे थे जो निकलकर सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही कि वरिष्ठ जो नेता है, वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है, उनको पूरे तरीके से नजरअंदाज किया गया। देखिए, जहां तक प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का सवाल है, शुरुआती दौर में कुछ लोगों की नाराजगी थी। और देखिए, पार्टी में लोग होते हैं तो बहुत से लोगों की इच्छा होती है, और जब कोई निर्णय हो गया है तो सब लोग हमारे उस निर्णय के साथ में हैं। और ऐसा कहीं नहीं है जो जहां तक गुटबाजी का प्रश्न है उसको भी कोई मौका नहीं दिया गया। दूसरी पार्टी के सीएम को चुनाव लड़वाने के लिए अपनी सीट छोड़ने तक को तैयार हैं, तो इसको गुटबाजी अंतर्कलह ना कहीं तो क्या कहें? क्या उनको विधायकी से मोह नहीं है क्या? देखिए, अब वो व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने क्या कहा, व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने जो है नाराजगी अपनी व्यक्त की है, परंतु पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समझाने पर वो आज समझे हुए हैं और उसके बाद से उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है। और यदि उनकी इतनी कोई नाराजगी होती तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है उनको अपने पाले में खड़ा कराती और उनसे सीट खाली करवाती, परंतु ऐसा नहीं है। वो नाराजगी उनकी दूर हो गई है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रश्न है, कोई भी अगर राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे पत्रकार हो, सवाल सरकार की नीतियों पर जैसे ही वो सवाल खड़े करते हैं उनको कांग्रेस का आदमी बता दिया जाता है। अरे, हम कहते हैं कि त्रिखा जी ने कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस के बारे में कौन सी ऐसी बात कह दी जो ये कह सकते हो कि ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। सरकार महंगाई को रोकने में विफल रही है, बेरोजगारी को दूर करने में विफल रही है, बिजली की कटौती रोकने में विफल रही है,
उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही है, छात्र जो है पढ़ाई आपके नहीं कर पा समय रहा में है, पूरा पूरा दिन कटौती हो बिजली रही नहीं आती थी, है और किसान परेशान है। अगर इन चीजों पर सवाल उठाते हैं, सरकार की नीतियों पर अगर सवाल उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है पेट में दर्द होने लगता है। अरे आप बताइए ना कि विकास, जिस विकास के लिए आप कहते हैं कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और हम प्रदेश का विकास करेंगे, तो आप कम से कम बताइए तो सही कि आपने विकास क्या किया है। और बिजली कटौती जो है उसको रोकने में आपकी क्या नीति है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपके पास क्या है, महंगाई को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं आप कर रहे हैं। जनता की अपेक्षाओं पे आप खरा नहीं उतर रहे हैं। तो एक स्वतंत्र व्यक्ति अगर सरकार के कार्यकलापों पर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो इनको फिर कांग्रेस ही नजर लगता है। तो इनको दृष्टि दोष हो गया है और ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों का जवाब देने के बजाय किसी भी व्यक्ति को बहुत सा आसान सा उपाय है चलिए कि ठीक है आप नेगी उसको जी, कांग्रेसी बता दो। जवाब जी। दे रहे हैं वो, वर्मा जी जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। वर्मा जी। जी, सबसे सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि माननीय मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता का ग्राफ दिनों दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आप जिस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने उनको ऑफर किया कि आप हमारी सीट से लड़िए, साथ ही कांग्रेस पार्टी के और अन्य विपक्ष के जितने एमएलए थे उन्होंने भी साथ ही उनको ऑफर किया कि आपके लिए हम सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप हमारी सीट से आइए और हमारी सीट से लड़के पुनः विधायक बनिए, पुनः मुख्यमंत्री का जो आपका उपचुनाव है वो उसको लड़िए और जीतिए और हम सब आपके साथ हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद लगातार चल रहा है, जिस प्रकार से इनके अभी कांग्रेस अध्यक्ष की जो एक ताजपोशी का इन लोगों ने बड़ा कार्यक्रम रखा था कांग्रेस भवन में देहरादून में, उसमें से आपके 10 से 12 विधायक गायब थे और आपके मंच पे ही आपकी पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता उन्होंने सीधा आरोप लगाया यशपाल आर्य जी के ऊपर कि आपने पार्टी को मझधार में छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वहां पर मंत्री पद का आपने लाभ लिया, अपने बेटे को विधायक बनाया और दोबारा से आप दोबारा इधर आ गए हैं। और हमारी पार्टी ने अगर आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया तो हम लोग इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और कई नेताओं ने तो अभद्र टिप्पणियां तक करी। मैं चैनल पर अपने मुंह से उन बातों को नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप पत्रकार हैं, आपकी नॉलेज में सब कुछ है। तो और जिस प्रकार से अभी मेरे भाई अपने विपक्ष की जो आपका रोल है केवल उसको प्ले करने के लिए, क्योंकि आपको सरकार जो भी विकास कर रही है, जो हमारी सरकार की बेहतर योजनाएं हैं जिसका लाभ तमाम जनता ले रही है, आप अब यदि अपने मुंह से बोलेंगे तो फिर कौन कहेगा आपको विपक्षी है। तो ये तो मतलब आप लोगों की, मैं सोचता हूँ ये मजबूरी भी है जिससे आप लोग देखते भालते उन चीजों को नकारने का काम करते हैं। जिस प्रकार से आप कह रहे विकास नहीं हुआ, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट इस समय पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में हुआ, मैं सोचता हूँ पिछले 17 सालों का यदि हम मुकाबला करते हैं तो 17 साल बनाम 5 साल, तो ये 5 साल में उन 17 सालों से कहीं ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ हुआ। जिस तरह से अभी पिछले 17 साल में आप बीजेपी का कार्यकाल भी गिन रहे होंगे फिर? मुस्कान जी पिछले 17 साल में आपने बीजेपी का कार्यकाल भी गिना होगा ना? मुस्कान जी जवाब दीजिए संजीव वर्मा जी, एक जवाब दे दीजिए इस सवाल का, एक सवाल का जवाब दीजिए पहले। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ मुस्कान जी। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था
पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए और जैसे ही जो योजनाएं चलाई, जैसे ही कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में आई, इन्होंने हमारे सभी विकास कार्यों को रोकने का काम किया। इन लोगों ने हर योजना के ऊपर डेंट मारने का काम किया और विकास को अवरुद्ध करने का काम किया। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने तो पूरे तरीके से रोजगार के आयाम स्थापित कर दिए हैं, पर्यटन को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा दे दिया है, सड़कें बहुत अच्छी कर दी है, बिजली बहुत अच्छी जा रही है जनता के पास इस समय। सुनिए संजीव वर्मा जी, बिजली इस समय बहुत अच्छी जा रही है जनता के पास। ऊर्जा प्रदेश जिसको कहा जाता है, ऊर्जा प्रदेश में अगर इतनी कटौती होगी बिजली की तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। ठीक है नेगी साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं दिनेश जी के पास जाऊंगी। ठीक है संजीव जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। नेगी साहब जल्दी से उनके सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दिनेश जी के पास जाऊंगी। पूरा नहीं हमारे जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि विधायकों से 12 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के भी जो है सीट छोड़ने को तैयार थे। अरे हम इनसे पूछना चाहते हैं, अरे 47 विधायक तुम्हारे हैं, क्या 47 क्यों नहीं तैयार हुए? उनमें से कोई वरिष्ठ विधायक। संजीव वर्मा जी ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, सुनूंगी मैं फिर से आपकी बात, एक बार उनकी बात सुनने दीजिए। ठीक है नेगी साहब। मैं मुस्कान जी कहना चाह रहा हूं कि हमारे संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे 12 विधायक जो है सीट छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी को के लिए तत्पर थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी आपके इतने सर्वमान्य नेता हैं और अगर सब लोगों की पसंद है तो क्या 47 में से 47 के विधायकों को बोलना चाहिए था कि आप कहीं से भी आ जाइए, हम आपको अपना सीट छोड़ते हैं। परंतु मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता केवल जो है छोटे मोटे जो विधायक हैं, बेचारे जो पहली बार दूसरी बार के विधायक हैं, जो वरिष्ठता की श्रेणी में नहीं आते, केवल उन्होंने पेशकश की है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि बिशन सिंह सुखा जी ने भी क्या जो है सीनियर जो विधायक हैं, क्या उन्होंने पेशकश की वरिष्ठ विधायक जो है ये नाम गिना दे उनके जो जिनको मिल गया है, क्या उन्होंने जो है प्रकार की घोषणा की है, क्या उन्होंने इस प्रकार की ऑफर की थी? तो ये कुछ नहीं है। और इनको ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। अरे भाई, अपने मुंह मियां मिट्टू बन करके तुमको केवल तुम्हारा चश्मा, अरे कौन सी दुकान में तुम्हारा चश्मा बनता है, चश्मे को लगा करके तुम देखते हो, अरे वो चश्मा जिससे कि जो है हरी हरी नजर आती हो। अरे आप अपने मुंह अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। अरे जनता देखे, जनता कहे कि हाँ ये अच्छा हो रहा है, तो बात ही है। केवल आपको लगता है आप अपने नजरिए से काम करते, जनता के नजरिए से देखना भी शुरू कर दीजिए। अगर हुआ है ठीक है तू तो मैं से बाहर निकलते हैं। ठीक है संजीव जी, नेगी जी, ठीक है तू तो मैं से बाहर निकलते हैं। मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो उत्तराखंड में सीएम धामी जो है वो चंपावत से उपचुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं विधायकी के लिए। इसी पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। दिनेश जी, आप अपनी बात रखें। मैडम, मैं सबसे पहले वर्मा यही कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरा नाम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जोड़ा जाता। जैसे कि अभी वर्मा जी ने मुझे कहा कि कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, मैं वो भाषा बोल रहा हूँ जो एक जनता की भाषा है। और एक पत्रकार की हैसियत से उन पत्रकारों में से नहीं जो मंत्रियों और संतरियों के आगे पीछे घूमता है। नंबर दूसरी बात ये कि मैंने ऐसी कोई भी बात की जो सरकार के खिलाफ गई या जनता के फेवर में गई। मैंने जनता के फेवर में इसलिए बोला कि बात जो इस वक्त हमारे उत्तराखंड में हो रहा है उसको मैंने आपके जरिए
आपके चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आप ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते तो कम से कम धेर्य रखते सुन तो लीजिए, किसी को बहुत मत लगाइए। मेरी आपसे यही विनती है और मैं चाहता हूँ कि धामी जी इलेक्शन चंपावत से जीते, क्योंकि धामी जी को जिससे वो चीफ मिनिस्टर बने तब आप जानते हैं। मैं धामी जी को तब से जानता हूँ जब वो कुशारी जी के ओएसडी थे और कुशारी जी मेरे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे, एक बात। दूसरी बात ये, मेरे जितने भी प्रोग्राम हुए, खंडूरी जी मेरे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे, मेरी किताब का विमोचन किया। प्रकाश पंत ने मेरी किताब का विमोचन किया, वो मेरे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे। मेरे किसी भी प्रोग्राम में 12 प्रोग्राम मैंने देना किए, 12 प्रोग्राम में से किसी भी प्रोग्राम में कांग्रेस को मैंने कभी भी उसके चीफ मिनिस्टर को या तिवारी जी को कभी मैंने नहीं बुलाया। ठीक है, आपको मेरी बात बुरी लगी है, आप अपने विचार के माध्यम से आप तो मर्जी बोलिए, लेकिन मेरा आपसे और आपके चीफ मिनिस्टर से यही है, जब तक आप जनता का दिल नहीं जीतेंगे तब तक आपकी जीत निश्चित नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास टाइम कम है, जनता की दिल को जीतना है, वोट लेने हैं, तो आपको विकास करना पड़ेगा, बेरोजगारों को नौकरी देनी पड़ेगी, महंगाई कम करनी पड़ेगी, बिजली को कटौती खत्म करनी पड़ेगी। रेट आपने बढ़ाए हैं, जनता परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, कंपनी वाले परेशान है। अगर आप इसके ऊपर नजर नहीं रखेंगे तो शायद आप आगे के लिए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी अपने आप ही मारेंगे। दिनेश जी, समझे वर्मा खटीमा जी? जैसे लगता क्षेत्र है चंपावत जो है, खटीमा से लगता ही है। खटीमा की जनता ने इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो सीएम धामी पर अपना भरोसा नहीं जताया था, लेकिन अब क्या चंपावत की जनता जता पाएगी? मैं वही कह रहा हूँ ना कि चंपावत की जनता शायद पहले जनता की कितने उनको कहाँ के रहने वाले, खटीमा के रहने वाले, वहाँ की जनता की बड़ी विश्वास नहीं जता पाई। चंपावत तो बिल्कुल नया है इनके लिए। ये कहते जरूर है कि चंपावत में मैंने बचपन बिताया, लेकिन चंपावत में काम देना पड़ेगा। चंपावत के अंदर अभी तो वोट मिले कांग्रेस को मिले हैं। आप अपने आप को वहाँ पर प्रोजेक्ट कीजिए, जनता के विश्वास को जीतिए। नानी जी, आप मेरे को बड़ा भाई मानते थे और आपने मेरी बेटी की शादी में बहुत बड़ी विकास किया था, लेकिन आप 10 किसी को आपको नहीं आया, और इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं आपको क्या कहूँ, इससे ज्यादा नहीं कि मैं बस पिछले 3 महीने से चारपाई पे हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा 3 ऑपरेशन हो गए, इस वजह से आप इस बात को नजरअंदाज न कीजिए। आप जीते अच्छे छोटे, ये मेरी पर्सनल राय है। एज ए पत्रकार मैं आपको सामने जो बता रहा हूँ वो सच्चाई है, उसके ऊपर जोर से सोचे। वर्मा जी, आप धामी जी को इस बात के बताए और राय दें। थैंक यू। ठीक है संजीव जी। संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, दिनेश जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। मुस्कान जी, देखिए, जैसे हमारे बड़े भाई दिनेश जी अभी पहले महंगाई की बात कर रहे थे, मैंने बीच में इनको टोका और केवल इस बात के लिए टोका, आपने कहा कि लोग खाली अदरक नहीं खाते, लोग लहसुन नहीं खाते। मैंने पिछली डिबेट में इस तरह की बात करी थी। इन्होंने ये लगातार बोल रहे थे कि नींबू 300 रुपए किलो हो गया है और मिर्ची के दाम महंगे होते हैं। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, मैं कल की तारीख में मैं सब्जियां घर के लिए खरीद के लाया और कोई भी सब्जी ऐसी नहीं थी जो 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए किलो से ज्यादा हो। 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, आलू प्याज से लेके तमाम सब्जियां। हाँ, नींबू के दाम जरूर महंगे थे और नींबू के दाम केवल इसलिए महंगे थे क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है सब्जियों में भी। कई बार क्या होता है कि यकायक एकदम डिमांड काफी हद तक बढ़ जाती है और सप्लाई पीछे कम आ रही होती है, तो अकस्मात सप्लाई कम आने की वजह से कीमतों में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। और मैं सोचता हूँ जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई का एक रेशो
थोड़ा सा कांस्टेंट होगा तो ये कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। और एक पेट्रोलियम पदार्थ जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें वो सब ठीक है, किस तरीके से बढ़ रही है किस तरीके से नहीं, लेकिन कम करना तो सरकार को चाहिए ना। मुस्कान जी, जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा तमाम एफर्ट्स उठाते हुए तेल की कीमतों पर, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर जो बढ़ोतरी का बहुत ज्यादा ना कीमतें बढ़े, उस पर जो अंकुश लगाने के तमाम प्रयास किए गए और किए जा रहे हैं, वो सराहनीय प्रयास है। और मैं सोचता हूँ आने वाले कुछ ही समय में आप देखिएगा उन तमाम प्रयासों के माध्यम से ये पेट्रोलियम पदार्थों के कीमतों में बहुत तेजी के साथ डाउनफॉल आएगा। सरकार भी नहीं चाहती कि महंगाई का ग्राफ बढ़े और सरकार समय समय पर जनता को राहत देने का काम कर रही है और उसके लिए जितने भी एफर्ट्स सरकार के माध्यम से उठाए जाने संभव होंगे और वो तमाम एफर्ट्स सरकार उठा रही है। और साथ ही मैं आपको ये भी एक बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार ने जो अपने शिक्षी पत्र में 3 सिलेंडर अपने गरीब तबके को देने का जो वायदा किया था, उसका जियो भी सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है और 1 अप्रैल के बाद से वो दिए जाने आरंभ कर दिए गए हैं। साथ ही जो राशन की चीनी है, राशन की चीनी भी देने की एक उसका जियो भी जारी कर दिया गया है। ठीक है संजीव वर्मा जी, नेगी साहब आपके पास आना चाहूंगी। चंपावत मैं आ रही हूँ दोबारा आपके पास संजीव जी। चंपावत की जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस के पास क्या प्लान है, किस तरीके से कांग्रेस उतरेगी चंपावत में? देखिए मुस्कान जी, पहले तो मैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं उनको बताना चाहूंगा कि भैया आप जो बताते हैं, मैं बड़ा हतप्रभ होता हूं आपकी बातों से कि आप कह रहे हैं कि 15-20 रुपए से किलो सब्जी जो है उससे ऊपर कोई सब्जी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के लिए कौन सी दुकानें हैं जहां पर 10 और 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो सब्जी पे कोई मिल रही है। सब्जी के रेट आसमान छू रहे हैं। भिंडी जो है 80 रुपए किलो है और तमाम कोई सब्जी जो है 40-45 से कम नहीं है। और इनको जो है सस्ती सब्जी कहाँ मिलती है ये मेरी समझ में नहीं आती। तो प्याज के दाम हो चाहे नींबू के दाम, अब नींबू जो है गरीब के लिए, नींबू पानी जो है गर्मियों में राहत के लिए, बीमारी से बचने के लिए एक उपाय था, उसकी कीमतें आसमान छू रही है। ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल और डीजल के दामों पर भारत सरकार कब टैक्स कम करेगी? आप ये तो बताइए, भारत सरकार क्यों नहीं टैक्स कम करती? आप जो है जीएसटी की बात करते हैं, क्यों नहीं जीएसटी के बारे में जो है वो आपको दिखाई नहीं देते। महंगाई पर बात करने के बजाय, और देखिए उत्तराखंड की जनता, मैंने पहले भी कहा जिस प्रकार से दिखाई नहीं देती, स्वस्थ है, बेरोजगारी से स्वस्थ है, कानून व्यवस्था से स्वस्थ है और बिजली कटौती जो है ये इस समय जो की जा रही है, छात्र से लेके किसान से लेके उद्योगपति से लेके दुकानदार से लेके सब लोग परेशान है। होटल व्यवसायी हो चाहे वो कोई भी व्यवसाय करने वाला हो, वो सब परेशान है। और ये जो निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड की जनता परेशान है और उसका नमूना जो है चंपावत में देखने को मिलेगा कि जो उत्तराखंड की तरफ से जनता है वो निश्चित तौर पर सरकार के विपक्ष में वोट करने का काम करेगी और सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी कि केवल नारे लगा करके आप चुनाव जीतने वाले, जनता को शब्दबाज दिखाने वाले, आप ये बताइए ना कि भाजपा नेता ने दूसरा कार्यकाल है, कौन सा ऐसा निर्णय हुआ
महंगाई के मोर्चे पर, बेरोजगारी के मोर्चे पर, बिजली कटौती के मोर्चे पर, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, विकास के मोर्चे पर हर जगह जो है सरकार फेलियर है। सरकार को क्यों बोलते हैं? सरकार के मुखिया को क्यों बोलते हैं? नकार चुकी है जिन व्यक्ति को, तो क्या चंपावत की जनता उसको सिराखों पर बिठाएगी? मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर, क्योंकि धामी जी 10 साल जो है विधायक रहे खट्टीमा में और 6 महीने वो मुख्यमंत्री भी रहे, तो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र से हार जाना व्यक्ति के को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उनको तो पूरी ऊर्जा के साथ में इस बार काम करना सीएम धामी को तो चिंतन मनन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को जरूरत नहीं है इसकी। नहीं, कांग्रेस को भी करना चाहिए, कांग्रेस करेगी निश्चित तौर पर, परंतु जनता को भी चिंतन मनन करना चाहिए कि जो मुस्कान जी, इनके 10 से 12 विधायक किसी भी क्षण कांग्रेस को बाय बाय करके अलविदा बोलने वाले हैं। करने वाले लोग 10 से 12 विधायक किसी भी क्षण होती है। अभी किसी भी क्षण कांग्रेस को बाय बाय बोलने वाले हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो है कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अरे 3 महीने कैसे हो इससे से, जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 3 महीने पहले से दाम बढ़ रहे थे, तो क्यों नहीं आपने दामों को उस समय स्थिर करके रखा? वो किसने कहा? कांग्रेस ने स्थिर रखा था। तो ये लोग जो है लोगों को जो है बदलाने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और गुमराह करके सत्ता में काबिज होते हैं। इसलिए अब जनता समझ चुकी है और निश्चित तौर पर जो इनकी नाकामियां है उनको लेकर कांग्रेस अरे किसको बिलोंग करने का काम करेगी। अरे ये तो बता दो कौन से गुट को बिलोंग करते हो? नहीं बताओगे? अरे बता दो भाई, कौन से गुट को बिलोंग करते हो? हरीश रावत जी के गुट को बिलोंग करते हो? यशपाल आर्य जी के गुट को बिलोंग करते हो? प्रीतम सिंह जी के गुट को बिलोंग करते हो? कौन सी वाली कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? अरे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यशपाल कांग्रेस, हरीश रावत कांग्रेस या प्रीतम सिंह कांग्रेस। बताइए, आप जो है मदन कौशिक जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, जिनको जो है हराने, जिन पर की जो है पार्टी के आपके विधायक जो है हराने का आरोप लगाते हैं। आप निशंक जी के नाम पर चुनाव लड़ोगे? वहां पर आप किसके नाम पर वहां पर चुनाव लड़ोगे? आप बताइए। आप बिशन सिंह सुपाल जी को लेकर चुनाव लड़ोगे? वहां पर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे? वहां पर ये बता दीजिए ना। चलिए ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि गुटबाजी है और गुटबाजी ने जो है धामी जी को खटीमा में हराने का काम करवाया, क्या वो गुटबाजी चंपावत में तक नहीं पहुंचेगी? क्या चंपावत में जाकर के वो धामी जी को हराने का काम नहीं करेंगे? अरे आपकी पार्टी ठीक है नेगी जी, ठीक है संजीव जी, नेगी जी मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। दिनेश जी फिलहाल आपके पास मैं आना चाहूंगी। दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं के एक दूसरे से सवाल है। संजीव वर्मा जी कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि गुटबाजी में कांग्रेस किस तरीके से जीत पाएगी, और कांग्रेस का ये सवाल है कि खटीमा की जनता ने हरा दिया मदन कौशिक के नेतृत्व में, क्या अब एक बार फिर से जीत पाएंगे? चंपावत में किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं ये आपसे मैं समझना चाहूंगी। हालांकि अभी समीकरणों पर बात करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन कांग्रेस क्या वाकई गुटबाजी से निकलकर जा पाएगी वहां पर चंपावत की जनता को लुभाने के लिए? दिनेश जी। क्या है मैडम जी, आज स्टेट के अंदर अगर चंपावत के अंदर कांग्रेस ने मिलकर काम किया, वो धामी जी को जिता दिया, तो ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा सबक होगा। जो एक पार्टी गुटबाजी वाली बात कर रहे हैं, ये उनके सामने आ जाएगी कि गुटबाजी है या नहीं, एकता है या गुटबाजी है। चलो इस टॉपिक में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे पहले इल्जाम लग चुका है कि मैं कांग्रेस की भाषा बोल रहा हूँ। मैं तो एक जनता की भाषा बोल रहा हूँ। मैं चौथा स्तंभ हूँ, देश का चौथा स्तंभ है, चाहे वो कोई भी हो, मुझे बोलने का हक है। और मैं जनता के लिए भी बोलूंगा, भाजपा के लिए भी बोलूंगा, कांग्रेस के लिए भी बोलूंगा। जो जनता के हित में बात होगी मैं उसे बोलूंगा। मैं जनता के बीच इस बार कौन कौन से वो मुद्दे होंगे चंपावत की जनता जिन पर इस बार वोटिंग करेगी? भाजपा के पास मुद्दे होने चाहिए विकास के, और कांग्रेस के पास मुद्दा होना चाहिए विपक्ष का।
और विपक्ष के अंदर जो जनता के लिए जो अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको ये उजागर करे, जनता उसको समझे, जनता उसको अगर मानती है तो भाजपा की सरकार को वो वोट नहीं देगी, और अगर कांग्रेस की बात मानती है तो वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी इंसान और किसी पार्टी वाली के ऊपर। आज की डेट में ये इलेक्शन है, ये जनता और सरकार के बीच में है। आज सरकार को चाहिए कि वो जनता को लुभाने का काम करे, जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करे। जब तक ये काम हल नहीं करेगी, जनता चाहेगी जब फतीमा में रह गए इन्होंने तो 5-7 साल में कुछ नहीं कर पाए हमारे लिए, तो चंपावत तो उनके लिए बिल्कुल नई चीज है, तो चंपावत में क्या करेंगे। इसी चीज को गवर्नमेंट को समझना चाहिए, इस मुद्दे पे काम करवाना चाहिए, इस मुद्दों को देखना चाहिए, ताकि आने वाला इलेक्शन भाजपा की फेवर में हो। तो कांग्रेस की इज्जत है, भाजपा की इज्जत है। अगर कांग्रेस की फेवर में होती है तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात होगी, क्योंकि जो अब तक ये गुटबाजी का रोना रो रहे थे, वो इनको दिखाई दे जाएगा कि कांग्रेस में तो गुटबाजी नहीं थी, एकता था, अनुशासन थी, जो इनमें नहीं है। ठीक है संजीव जी, पलायन का मुद्दा इस उत्तराखंड में लगातार चलता रहा है और रोजगार का मुद्दा सबसे अहम है, और चंपावत की जनता तो ये कहती है कि उनका पिछले लंबे समय से विकास हुआ नहीं है। मुस्कान जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला हमने चुनाव 2022 का लड़ा, वो पूरा हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, और सरकार की पूरी प्रायोरिटी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जबरदस्त डेवलपमेंट करें, हम रोजगार के साधन बढ़ाएं, स्वरोजगार के साधन बढ़ाएं, हम पर्यटन के नए अवसर खोजें, और इसके ऊपर सरकार लगातार काम करना आरंभ कर चुकी है, और इसके बहुत बेहतर रिजल्ट्स सरकार को मिल रहे हैं, जनता के हित में मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से चंपावत का जो चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, स्वर्णिम अवसर होगा। जी संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। नेगी साहब, कांग्रेस इस बार किन मुद्दों को लेकर जाएगी? देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस इस प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, और प्रमुख विपक्षी दल का दायित्व है कि सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाए। आज भी जो महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, बिजली कटौती है, वो तमाम मुंहबाएं खड़ी हैं समस्याएं, और उन पर सरकार कोई काम करते हुए नहीं दिख रही है। तो हम लोग जनता के जो मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए आप जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है मतदान करें, और आप चंपावत से कांग्रेस को विजयी बना करके एक उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश की में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, और केंद्र में बैठी हुई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो केवल और केवल चुनावी फायदे के लिए काम कर रही है, उनको सबक सिखाने का काम करेगी। तो चंपावत की जनता के हाथ में निर्णय है, और वो चंपावत और उत्तराखंड का ही भला नहीं करेंगे बल्कि पूरे देश की जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। इस अपील के साथ जो है कांग्रेस चंपावत में चुनाव मैदान में जाएगी और जनता से जो है कांग्रेस को समर्थन देने की अपील तो ठीक है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे? मैंने कहा ना मुस्कान जी कि आज उत्तराखंड में सरकार के बनते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग गई है। कॉमर्शियल जो सिलेंडर है वो 2200 रुपए का आज हो गया है। इतनी तेजी से उस पर सबसे बड़ा मुद्दा इस समय उत्तराखंड में ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड को कहा जाता है, और सबसे बड़ा मुद्दा तो ऊर्जा कटौती का चल रहा है। मैं वही आ रहा हूँ, उसी पे भी आ रहा हूँ कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद आज बिजली की कटौती है। बिजली की कटौती से जो है छात्र परेशान है, किसान परेशान है,
उद्योगपति परेशान है, तमाम जो छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग वो परेशान है। बिजली की कटौती थी, हमारे होने से तमाम जो है परेशानियां हो रही है वो झेलने उनको पड़ती है। यहाँ पर आके क्या मैसेज उत्तराखंड की सरकार जो है पर्यटकों को देना चाहती है, यहाँ के व्यवसायियों को जो है परेशान करने पर लगी हुई है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है जनता के बीच में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जो इनका जनता को गुमराह करने की नीति है। चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, आज सरकार बनने के बाद महंगाई तेजी से बढ़ी है, बिजली की कटौती शुरू हो गई है, जनता इनके राज में त्राहिमाम कर रही है। तो ठीक है, चलिए समय की भी कमी मेरे पास है, मैं संजीव जी के पास जाना चाहूंगी। संजीव जी अपनी बात रखें जल्दी से। मुस्कान जी, देखिए कांग्रेस के पास ना कोई रोड मैप है, ना बोलने के लिए कुछ है, ना कोई विकास की इनके पास कोई सोच है, और इनके पास है तो केवल नेगेटिविटी। पूरा 2022 का विधानसभा चुनाव इन्होंने नेगेटिविटी के आधार पे लड़ा और जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विकास के में हमारे पास है, हमने कैसे विकास करना है और कैसे आधारभूत जो विकास की बात न करके आप लोगों तो है जो है मंदिर और मस्जिद पर आ जाते हैं, पर आ जाते हैं आप लोग। इन्होंने हमारे देवी देवताओं तक को और चार धाम को भी एक राजनीति के रूप में इस्तेमाल करने का वो प्रयास किया। चार धाम चार काम बोलकर, और तमाम गढ़वाल के जितने भी इनके मैं सोचता हूँ पूरे गढ़वाल का अपमान करने का, गढ़वाल की उपेक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। मैं सोचता हूँ आज की तारीख में नेता तो कई नेता बीजेपी के भी ऐसे थे, बीजेपी ने भी गढ़वाल के लोगों को नाखुश करने वाली बातें की है। संजीव जी। मुस्कान जी, देखिए हमने जो भी किया है, हम धरातल पर काम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, विकास को डिलीवर करने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम गढ़वाल क्षेत्र में जिस तरह से चार धाम में ऑल वेदर रोड 12,000 करोड़ की 80% जिसपे काम पूरा हो चुका है, जिससे पलायन रुकेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, जिससे आर्थिकी को। ठीक है संजीव जी, समय की कमी मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में एक उपचुनाव होना है एक सीट पर, जहां से सीएम धाम में चुनाव लड़ेंगे, अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से कौन सा प्रत्याशी होगा और क्या गुटबाजी से बाहर निकलकर कांग्रेस इस बार एक बार फिर से चंपावत में जीत लहरा पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनवी न्यूज़। नमस्कार।